नमस्कार, आदाब, मैं शेर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पवन खेरा ने कहा, चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट की रिजल्ट कॉपी और वीडियो फुटेज वाली मांग पुरानी। गुजरात में खुशी के बीच आपको मिला गम, विधायक ने दिया इस्तीफा। हिमाचल में बादल फटने के बाद हाहाकार, अचानक आई बाढ़, 2 लोगों की मौत, 20 लापता। सुरेंद्र राजपूत का बड़ा बयान, कहा जो नेता कभी इमरजेंसी का समर्थन करते थे आज वो बीजेपी में हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को हटाने की साजिश, अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बीजेपी बोली भ्रम फैला रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध पर ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, कहा हमारा हमला हिरोशिमा नागासाकी जैसा। अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चाइना पहुंचे। उन्होंने एससीओ समिट की ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस स्टेटमेंट में सीमा पार से हो रहे आतंकवाद के मुद्दे को शामिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। भारत आतंक के मसले को कई बार वैश्विक मंच पर उठा चुका है। अब एक बार फिर भारत इस मसले को एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समिट में पाकिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्त पोषकों व प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। राजनाथ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पहलगाम आतंकी हमले का तरीका भारत में लश्कर तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एससीओ को इस खतरे से निपटने में दोहरे मापदंड अपनाने वाले देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने वोटर्स लिस्ट का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद संपन्न विधानसभा चुनाव का डेटा मांगा है। साथ ही दोनों राज्यों के चुनाव के दिन की वीडियो फुटेज भी मांगी गई है। हम तो लगातार कर रहे हैं, 2024 के दिसंबर से कर रहे हैं। डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट महाराष्ट्र की लोकसभा चुनाव वाली और डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव वाली। पहले तो ये 2 लिस्टें चाहिए हमें। इन दोनों चुनावों के बीच 5 महीने का फासला था। इस 5 महीने में 40 लाख नए वोट जुड़े हैं। इसलिए आप हमें पहले डिजिटल मशीन रीडेबल लिस्ट दे दीजिए। नंबर 2, हमें वीडियो फुटेज दीजिए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। हमें वीडियो फुटेज दीजिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हम आने को तैयार हैं। उसके बाद अब एक सचिव स्तर का अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखता है। वो कहता है, आइए, क्या चाय पीने आना है हमें या शेरो शायरी सुनने आना है हमें? हमें आप ये सारे आंकड़े दे दीजिए, जो हम 2 चीजें मांग रहे हैं वो दे दीजिए, फिर आएंगे, चाय भी पिएंगे, शेरो शायरी भी सुन लेंगे। गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट पर जीत के बाद से आम आदमी पार्टी जश्न मना रही। इस बीच बोटाद से आप विधायक उमेश मकवाना ने विधानसभा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो पार्टी में रहेंगे और विधायकी नहीं छोड़ेंगे। मकवाना ने कहा है कि पार्टी में अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है, इसलिए इस्तीफा दिया है। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। नहीं, आपने देखा होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 20 साल से ज़्यादा काम किया, अलग अलग पदों पे। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी को कोई पहचान भी नहीं रहा था, तभी मैं सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के और बड़े पद को छोड़ते तब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। वो इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो गुजरात में गरीब समाज ज़्यादा है, पछात समाज है, ओबीसी समाज है, तो उसको क्यांक न क्यांक अन्याय हो रहा था, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब भी प्रदेश अध्यक्ष की बात आती है तो हमारे कोली समाज को आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। जब भी मुख्यमंत्री बनाने की बात आती थी
तो भारतीय जनता पार्टी ने आज के दिन भी वो मुख्यमंत्री कोली समाज का या पछात समाज का ओबीसी समाज का नहीं बनाया। मात्र एक बार नरेंद्र भाई मोदी को साहब को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, लेकिन उसके बाद एक भी बार भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का या कोली समाज का एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो जब भी हम गुजरात में सबसे ज़्यादा वोट है तो वो पछात समाज का है, कोली समाज का है, ओबीसी समाज का है। जब भी उसकी मुद्दा उठाने की बात आती है तो वो कांग्रेस भी पीछे हट कर जाती है। जब भी इलेक्शन आता है तब वोट सबसे ज़्यादा ये पछात समाज के पास है, कोली समाज के पास है, ठाकुर समाज के पास है। तो सभी नेता, सभी पार्टी वोट ले जाती है। जब भी बड़ा पद देने की बात आती है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या आम आदमी पार्टी की बात हो, सभी पार्टी अपना हाथ ऊपर कर देती है और जो पिछड़े जो पछात समाज के नेता है, ओबीसी समाज के नेता है, कोली समाज के नेता है, उसको कोने में बिठाया जाता है और उसको जो स्वर्ण ज्ञाति का जो नेता है उसको सर पे बिठा के। सिंधु जल संधि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा है कि यह फैसला भारत सरकार और पीएम मोदी का है कि सिंधु जल संधि को अभी के लिए निलंबित रखा गया है और इस पर अब कुछ भी नहीं हो रहा है। रोक देंगे तो एक बार फिर से हम युद्ध करेंगे। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहाँ करना है। इसके लिए वो कहते रहेंगे। उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो हम डरते भी नहीं है, मगर कुछ बातें समय पर ही अच्छी लगती है, इसके लिए उसका जवाब समय पर ही आपको मिलना वो भी उचित है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 20 लोगों के बह जाने की आशंका है। कांगड़ा जिले में मनूनी खंड से 2 शव बरामद किए गए, जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना स्थल के पास एक श्रमिक कॉलोनी में बह रहे लगभग 15 से 20 श्रमिकों के खनियारा मुनि खंड में जल स्तर बढ़ने के कारण वो बह जाने की आशंका जताई जा रही है। मेरा ये मानना है कि 15 से 20 लोग बह गए हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मेरा घर है उससे 1 किलोमीटर भी ये जगह नहीं है और ये हमारा गांव है। तो यहाँ से जब पहली सूचना आई थी गांव वालों की तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है, सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पोकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और ये जो यहाँ पर आगे कॉन्ट्रैक्टर को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था प्रोजेक्ट वालों ने लेबर रखने का, सारी लेबर चंबा, किहार, सलूनी, जम्मू से लोग आए हुए थे रोजी रोटी के लिए। तो दुखद घटना है और मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज़ हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया, उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में पड़ गई तो जा करके वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी अब कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफ़ी लोग फंसे हैं अभी, लेबर के जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूंगा कि अभी क्या इनकी वास्तु स्थिति है और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर हुए हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और जबकि 9 लोग
को बचा लिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम धामी ने कहा है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एक दुखद घटना की सूचना है जिसमें से घोलतीर नामक स्थान पे एक बस नदी में समा गई है। उसमें कुल ड्राइवर सहित 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक 3 लोगों के दुखद मृत्यु की सूचना है। बाकी लोगों को खोजने का काम किया जा रहा है। जो लोग या बस में सवार थे उसमें से ड्राइवर हरिद्वार के 1 और राजस्थान के 7 यात्री, मध्य प्रदेश के 3 यात्री, गुजरात के 7 यात्री और महाराष्ट्र के 2 यात्री, इस प्रकार कुल 20 यात्री थे। उनको खोजबीन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाजपा द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा की आपातकाल प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हर जगह बुलडोजर से झुग्गियों को ध्वस्त किया गया। आप भी वही कर रहे हैं। कल आपातकाल की सालगिरह पर आपने वजीरपुर में करीब 300 झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। दूसरा आपातकाल का मतलब क्या है? विरोधियों को जेल में डाल दिया गया और आपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पी चिदम्बरम के साथ भी वही किया है। काल की जो प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारों ने लगाई है उसमें क्या दिखाया है? उसमें दिल्ली में ये दिखाया गया कि जगह जगह गरीब लोगों के झुग्गी झोंपड़ियां बुलडोजर द्वारा तोड़ी गई। आप भी वही कर रहे हो। कल जब आपातकाल की बरसी थी, कल भी आपने वजीरपुर के अंदर करीब 300 गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी और आपातकाल में जहां झुग्गी तोड़ी गई थी वहां तो उनको तुर्कमान गेट वालों को मेरे यहां कालका जी के अंदर जो है जगह दी गई, जमीन दी गई, रहने के लिए घर दिए गए। आपने तो वो भी नहीं दिया। आप तो उस कांग्रेस की सरकार से भी बदतर निकले। दूसरी आपातकाल की क्या दिखती है कि सब राजनीतिक विरोधियों को एक एक करके जेल में डाल दिया गया। आपने भी वही किया। आपने अरविंद केजरीवाल को डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, संजय सिंह को डाला, पी चिदम्बरम को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला। आपने किसको छोड़ा? तीसरा दिखता है बोलने की आजादी नहीं थी। आपने भी बोलने की आजादी के ऊपर सारे पहरे लगा दिए। कोई आदमी आपसे सवाल कर लेता है, आप कहते हैं इसका ढूंढो, कुछ इसका कुछ निकालो, कुछ देखो कि कैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इसको जो दबाया जा सकता है। बीबीसी ने आपके खिलाफ स्टोरी कर दी, आपने बीबीसी के ऊपर छापा मार दिया, उसको हैरेस करना शुरू कर दिया। आपने कौन सी कमी छोड़ी? आपने तो जो कुछ उस समय हुआ आपने वो सब करके दिखाया। हाँ, मगर आपके अंदर ये कला है कि आप उनकी बरसी भी मना सकते हैं और आप अपने आप को प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं। दिल्ली में किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और जीता है ये दिल्ली का हर आदमी जानता है। साड़ियां आपने बांटी, जूते आपने बांटे, चप्पल आपने बांटी, सोने की चेन आपने बांटी, पैसे आपने बांटे। आपने क्या नहीं किया? डराया आपने, धमकाया आपने, पुलिस के आपके लोगों ने बंद किया लोगों को। तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ट्वीट पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा है कि अपने आसमान में बहुत पतंगे देखी होंगी। जब पतंग बहुत ऊपर उड़ती है तो उसमें घमंड आ जाता है, लेकिन जब डोर कट जाती है तो पतंग जमीन पर गिर जाती है, तब उसे एहसास होता है कि डोर तो किसी और के हाथ में है। कांग्रेस के बन चुके हैं जिसे आप लोग ना छूना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं कहूं कि मैं जिस आसमान का उन्होंने जिक्र किया है तो मैं उसी आसमान की बात करता हूँ। बहुत सारे अपने पतंगे देखे जो आसमान में उड़ता है। जब काफ़ी ऊंचाई पे पतंग चली जाती है तो उसे गुमान होता है, अहंकार आ जाता है कि मैं तो इतनी ऊंचाई में हूँ। लेकिन जब पतंग की डोर कट जाती है तो जमीन पे आ गिरती है, तब उसे एहसास होता है कि डोर किसी और के हाथ में था। और इसलिए मैं कहूँ कि जो कांग्रेस की डोर है, कांग्रेस की जो चीज़ें हैं, उसकी नीतियाँ हैं, वो जरूर चाहे कोई कितने भी ऊंचाई पे चले जाए उसे उस डोर को समझना होगा। तो डोर क्या खड़गे साहब के हाथ में, राहुल जी के हाथ? कांग्रेस के हाथ में, कांग्रेस के विचारधारा के हाथ में डोर है। कट भी सकती है वो। मैं कटने और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि एहसास दिलाने की बातें हैं कि आप उस डोर को समझे, जिस डोर के माध्यम से जिस ऊंचाई पे आप हो। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि जो तानाशाही पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की महाबादशाही के रूप में चल रही है, उसे अब नए युवा कर खत्म करेंगे। लोकतांत्रिक ताकत को वो मजबूत करेंगे। ये अपने आप में एक सच्चाई है। निश्चित तौर पर अमित शाह जी
तानाशाही जो पिछले 11 साल से चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही और आपकी भामाशाही जो आपकी चल रही है पिछले 11 साल से, इसको नए लड़के आकर के खत्म करेंगे, लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत करेंगे। ये अपने आप में सच है। और आप कह रहे थे ना कि इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, तो अमित शाह जी जितने इमरजेंसी को लगाने वाले लोग थे, संजय गांधी जी का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ, विद्याचरण शुक्ला को आपने कमल के निशान पर छत्तीसगढ़ में लड़ाया, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके पिताजी इमरजेंसी के समर्थक थे, उनको आपने अपने पास मिनिस्टर बनाया हुआ है। बंसीलाल जी जो नसबंदी के लोग बताते हैं कि पैरोकार थे, जिन्होंने नसबंदियां कराई लोगों की, उनका पूरा परिवार, चाहे किरण चौधरी हो और चाहे उनकी बेटी हो, वो मंत्री हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं। तो आज की डेट में जितने इमरजेंसी लगाने वाले या इमरजेंसी के नाम पर जितने तानाशाही करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप किसके लिए बात कर रहे हैं? आपकी कथनी और आपकी करनी में फर्क है। आप मूल रूप से वोटों की राजनीति के लिए कुछ भी झूठ, छल, कपट बोला करते हैं। लगातार आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। पिछले 11 साल की जो अघोषित इमरजेंसी, जिसमें सारी संवैधानिक संस्थाओं को आपने नष्ट करने का प्रयास किया है, उस पर आप बोलते नहीं हैं। किस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं? जो वर्तमान की इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी के खिलाफ बिल्कुल आपने सही कहा, वर्तमान का युवा खड़ा होगा और आपकी तानाशाही सरकार को उठा करके फेंक देगा। यूपी के हरदोई मेडिकल कॉलेज से मात्र 7 दिन के नवजात बच्चे की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना का पता चलते ही परिजनों में चीख पुकार शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोर का सुराग मिल सके। मिसेज यहाँ भर्ती हुई थी, 19 तारीख को जो है बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ था, और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में उसके टाके को दिखवाए तो वहाँ पानी हल्का निकला हुआ था, तो उसके बाद रूम उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद में रात तक हम जगते रहे रात में। उसके बाद वही 2 बजे मेरी आंख लग गई, 3 बजे उठे तो वहाँ बच्चा नहीं था। 26 जून 2025 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा जिला अस्पताल से मिसिंग है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचा गया, जांच की गई तो यह तथ्य आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम शिवाकांत दीक्षित है, रहने वाले ग्राम बिलहरी, थाना हरियावा के हैं, इनकी पत्नी को दिनांक 19 जून को एक बच्चा पैदा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आज सुबह लगभग 3 से 4 के बीच में एक अज्ञात महिला द्वारा इनके बच्चे को लेकर चली गई है कहीं। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, टीमों को भी लगाया गया है, जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। अपने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत ने चेतावनी दी है कि अगर सीएम सतर्क नहीं रहेंगे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। कार्यकाल पालिका के काम पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सरकार के साथ काम करती है, निष्ठा नहीं दिखा रही। पब्लिक राजस्थान में देखो, सब जगह हो रहा है। दुखी है पब्लिक, बहुत दुखी है। मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, पब्लिक बहुत दुखी है। उनको कंट्रोल करना चाहिए। पूरे अपने जो अथॉरिटी है मुख्यमंत्री की, उसको उनको पूरी तरह पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि ये जो नीचे हो रहा है वो बंद हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। पब्लिक को राहत नहीं मिल रही है। पब्लिक इतनी दुखी है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार हो या कोई दूसरा अधिकारी हो, ऐसे जवाब देते हैं, जाके कह दीजिए, ट्रांसफर करवा दीजिए। हमारी आपके एमएलए की स्थिति है, एमएलए को लोगों का, एमएलए को अधिकारी ने कह दिया ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, आप मेरी ट्रांसफर करवा दीजिए। इतनी हिम्मत होना बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, इतना भय था अधिकारियों में, अगर हमने ढंग से बात नहीं करी तो रात को ट्रेन में बैठेगा, जाएगा 8 सिविल लाइन्स और मेरी शिकायत कर देगा। ये भय था। अब किसके पास जाए? जयपुर में तो दरबारे बंद है सबके, मुख्यमंत्री बात छोड़ो, मंत्री तक नहीं मिलते हैं। स्थिति बहुत नाजुक हो गई, मैं मानता हूँ। सर आपने संविधान बचाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच हाल ही में खत्म हुए युद्ध को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले हिरोशिमा और नागासाकी की तरह विनाशकारी थे। ट्रंप ने कहा है कि मैं हिरोशिमा का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन
ईरान पर हमारे हमले उसी तरह के थे। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही एक निर्णायक हमले के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ और अब दोनों देशों ने शांति की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के नताज, इस्फहान और फर्डो स्थित 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया है कि इन हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ठप कर दिया गया है और इन ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के हमले के बाद ही ईरान पीछे हटने पर मजबूर हुआ और युद्ध विराम की स्थिति बनी। हालांकि इस हमले के बाद ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने कतर, इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइली हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर में कम से कम 10 मिसाइलें दागी, जबकि इराक में भी कई स्थानों पर हमले किए गए। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि इन हमलों में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि 12 दिनों तक चले इस युद्ध में ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसके लगभग 800 नागरिक मारे गए, जबकि इजराइल के भी 24 से 30 नागरिकों की मौत हुई है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ।